तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जाओ गैंगशी के सामने खड़ा था, जबकि गैंगशी उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे तुम्हारा पीछा करने के, तुम्हें मारने के। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार दोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी इस बारे में पता नहीं चल पाएगा कि तुम्हें मारने के ऑर्डर्स किसने दिए थे। हम लोग तुम्हारे पीछे क्यों है, हमारा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, हमें किसी न किसी ने तो ऑर्डर्स दिए होंगे। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, गुस्से के साथ उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर झूठ बोला, अगर मुझे लगा कि तुम यहाँ पर मुझसे झूठ बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन अगर तुमने यहाँ पर सच बोला तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। गैंगशी उसे कहता है अच्छा ठीक है फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बंदा जिसका नाम मो जाओ है, मो जाओ ने हमें कहा था कि तुम्हें मारना है। जाओ उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मो जाओ तो मेरा कजन है, मेरा कजन ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वाकई में उसके पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है, वो टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप वालों को इस तरह कह सकता है कि वो आकर मेरा शिकार करे। तो फिर जाओ उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है, वो उसे कहता है मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। तो उसकी बात सुनने के बाद जाओ सीधा प्रिंसेस पॉलिस के पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है उस लड़के ने तो अपनी जान खरीद ली है, उसने मुझे यहाँ पर एक सच्चाई बताई और बदले में मैंने उसको बख्श दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। अब तुम बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई न्यूज है। पॉलिस बहुत सा घबरा जाती है, फिर साथ ही उसे कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम यहाँ पर मेरी जान बख्श देते हो तो फिर तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो, मैं अपनी बॉडी के साथ तुम्हें पे करने को तैयार हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ शादी भी कर सकते हो। तो जाओ ये बात सुनते ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी वक्त क्लाउड अपनी तलवार लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम मेरे ब्रो को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मेरे ब्रो के बिस्तर को भी गर्म कर सको, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए कि तुम क्या चीज हो और तुम्हारी औकात क्या है। प्रिंसेस पॉलिस फिर से उसकी मिन्नतें करना स्टार्ट कर देती, जबकि हमारा जाओ उससे कहता बस बहुत हुआ, तुम्हें और ज्यादा मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया और क्या कहा, मुझे बस इतना पता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाली। वो अपनी तलवार निकालता उससे घुमाता और उसकी गर्दन काट देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाती है। उसे मारने के बाद हमारा जाओ अपने दोस्तों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं, गैंगशी चिल्लाकर उसे कहता है जाओ जी तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मुझे यहाँ पर नहीं छोड़कर जा सकते, मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो मेरी टांग तोड़ दी जिसकी वजह से अब मैं चल नहीं सकता, अगर तुम यहाँ से चले गए तो यहाँ पर पीछे डीमन बीस्ट आ जाएंगे और मुझे खा जाएंगे, यहाँ पर मरना नहीं चाहता, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। जाओ उसे कहता है हाँ मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर लेकर जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम यहाँ पर से बच पाते हो या नहीं, हो सकता है कि थोड़ी देर में तुम्हारे दोस्त यहाँ पर पहुंच जाए। तुम्हारा जाओ अपने दोस्तों के साथ से बाय बोलकर आगे की तरफ चल पड़ता है, जबकि उसी वक्त गैंगशी फिर से चिल्लाकर उसे कहता है जाओ जी प्लीज मत जाओ, तुम मुझे यहाँ से लेकर जाते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और डील है। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वहीं पर गिर जाता है, सोच रहा होता है क्या मैं वाकई में यहीं पर मरने वाला हूँ। जब वो गिरता है तो उसे अपने हाथ के ऊपर अपनी स्टोरेज रिंग दिखाई देती है। वो शाओजुई से कहता है शाओजुई अगर तुम मुझे अपने साथ उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाते हो तो मैं अपनी स्टोरेज रिंग तुम्हें दे दूंगा। मेरी स्टोरेज रिंग के अंदर बहुत कुछ रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत ही स्पेशल हर्ब्स रखी हुई है, ताकि जिन डीमंस को मैंने मारा है उनकी बॉडीज भी इसके अंदर रखी हुई है। तो अपनी स्पेस रिंग को हमारे जाओ के सामने करता है। जाओ उसकी बात सुनने के बाद उसके पास आता है, उसके हाथ से उसकी स्टोरेज रिंग ले लेता है और कहता है ब्रो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो उसे कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है पर मुझे अफसोस है हमारे साथ नहीं जा सकते, और अपनी तलवार के साथ उसकी गर्दन काट देता है। हमारा जाओ उसे भी मार देता है। अपने दोस्तों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, और अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद का सीन दिखाते हैं, कुछ डीमन बीस्ट यहाँ पर आते हैं, प्रिंसेस पॉलिस और गैंगशी की बॉडी को खा रहे होते हैं। गैंगशी का कजन वहाँ पर आता है और आकर उन सारे डीमन बीस्ट को वहाँ से भगा देता है। वो देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, किसने ये किया होगा, हमारे ब्रदर को किसने मार दिया है। तो उसका कजन वहाँ पर लड़के फेंगमो से पूछता है फेंगमो मुझे बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो फेंगमो से बताता है कि ये सब कुछ शाओजुई ने किया है। शाओजुई रॉयल अकेडमी का एक स्टूडेंट है, उसे मारने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे लेकिन उसी ने इसको मार डाला। मेरे यहाँ पर आने से पहले ही सब कुछ हो चुका था, वरना मैं उनको बचाने की पूरी कोशिश करता। कजिन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो वापस चलते हैं, जाकर कमांडर को सारी बात बताते हैं कि उनका बेटा यहाँ पर मारा गया है, तो शाओजुई को एक बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। तो नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद ये सभी लोग क्लिफ के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं लो हमारा टेस्ट पूरा होने वाला है, फाइनली हम सभी लोग इस जंगल से बाहर निकल आए हैं। और कहता है तो फाइनली मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस जंगल से जिंदा बाहर आया हूँ। पूरे 3 महीने इस जंगल के अंदर गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हम तो वहाँ पर मरते मरते बचे हैं। फी चैंग उनसे कहता है हाँ ये वाकई में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पर पूरे 3 महीने तक सिर्फ डीमन बीस्ट बल्कि हम लोगों ने दूसरे डीमंस का भी मुकाबला किया है। ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन सभी से बचते बचाते पूरे 3 महीने हमने गुजार दिए। क्लाउड कहता है गैंगशी के पास हमें जो स्टोरेज रिंग मिली है उसके अंदर हमारे सारे के सारे डीमन मटेरियल्स भी रखे हुए हैं,
हमने जितने डीमंस को मारकर उनके मटीरियल्स को इकट्ठा किया था, इसके अलावा उसके आपने भी बहुत सारे मटीरियल्स रखे हुए हैं। लगता है कि इस रिंग की मदद से हम लोग बहुत ही जल्दी रूकी किंग बन जाएंगे। तो हमारा शाओ उन दोनों से कहता है नेक्स्ट टाइम हम सभी लोग फिर से नो डीमन अबिस में जाएंगे और इस बार हम लोग डीपर एरिया में जाएंगे जहाँ पर डीमन किंग्स रहते हैं और उन सभी का मुकाबला करेंगे और देखेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो क्लाउड उसे कहता है ब्रो तुम्हें यहाँ पर अभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे जब हम सभी लोग जान किंग लेवल तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम लोग डीमन किंग्स का मुकाबला करने के लिए वहाँ पर जरूर जाएंगे। तो शाओ उन लोगों से कहता है ठीक है तुम सभी लोग पहले स्कूल चले जाओ, मुझे भी कुछ और काम करने है, इसी वजह से मैं यहाँ से वापस जाने वाला हूँ। क्लाउड उसे कहता है ब्रो क्या मी हमारे साथ स्कूल में नहीं आएगी? शाओ उसे कहता है नहीं, मी को मैं अपने साथ लेकर किसी दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, मेरे पास इसके लिए कुछ और प्लान है क्योंकि ये स्कूल में नहीं आ सकती। क्लाउड बेचारा ये बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है। तुम्हारे जाओ के दोनों दोस्तों के वहाँ से चले जाने के बाद मी जाओ से कहती है जाओ क्या तुम मुझे यहाँ से भगाने वाले हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं रखोगे, तुमने कहा कि तुम मेरे से मुझे अपने साथ स्कूल नहीं लेकर जाने वाले। जाओ से कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है और फिर से वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और उसे कहता है जबकि तुम मेरे साथ हो तो फिर तुम मैं कभी भी तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर सकता, भाई मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर भगाने वाला हूँ जब तक कि तुम खुद मुझसे दूर न जाना चाहो। मैं भी उसकी इस हरकत की वजह से काफी शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसके गले लग जाती है और उसे कहती है तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर साथ ही म्यू से कहती है वैसे तुम्हारा वो दोस्त क्लाउड मुझे काफी ज्यादा ठरकी लगता है, जब से मुझे उसने देखा है वो मेरे पीछे ला टपका रहा है, उस लड़के को ये बात बता देना कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो मेरे पीछे इस तरह घूमना बंद कर दे। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं उसको बता दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो जिस लड़की को देखता है उसके पीछे पड़ जाता है। हमारा जाओ भी मी को यहाँ पर गले लगाकर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। मास्टर जी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, यंग मास्टर जी के हाथ में उसका फैन होता है, वो अपने फैन के साथ उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। जाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, तो उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद यंग मास्टर जी फिर से अपनी पंखी के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसका अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा जाओ मी को नीचे की तरफ झटका देता है जिससे वो उसको अटैक से अवॉइड करवा लेता है। हमारा जाओ उसके इस वाले अटैक को अवॉइड करता है, वहीं पर सीटू लियान आ जाती है। सीटू लियान अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी तलवार मी की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तो हमारा जाओ मी को पीछे की तरफ धक्का देता है और अपने आप को तलवार के सामने कर देता है, जो तलवार उसके पेट में धंस जाती है। देखकर मी काफी घबरा जाती है, जबकि सीटू लियान और उसके साथ यंग मास्टर जी वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो हालांकि जाओ उस तलवार के अटैक की वजह से जख्मी हो जाता है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, वो यानी कि फाइट कर सकता है। वो सीटू लियान से कहता है तुम फिर से यहाँ पर आ गई हो, हमें लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान है। हमारा जाओ से एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह सीटू लियान भी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है। जाओ कहता है तुम कमीनी घटिया औरत कहेंगी, लास्ट टाइम भी हम दोनों के दरमियान में फाइट हुई थी, कि तुम्हें इस तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सीटू लियान से कहती है तुम तो वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तो सुना था कि तुम लॉन्ग फैमिली के दामाद हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर एक और लड़की के साथ गुलछड़े उड़ा रहे हो, यहाँ पर वाकई में सजा मिलनी चाहिए। तुम मेरी बहन के पास भी इसीलिए आए थे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी बहन का फायदा उठा सकते हो? जनरल लॉन्ग को इस बारे में पता चल जाए कि उनकी बेटी का हस्बैंड यानी कि उनका दामाद यहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ मजे कर रहा है, तो फिर वो क्या सोचेंगे, वो तो तुम्हें खुद ही मार डालेंगे। मी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है। मी हमारे जाओ से कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो? जाओ अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और उसे कहता हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसी वक्त उसका 6 ईयर भी वहाँ पर आ जाता है। 6 ईयर बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ पर आता है। यंग मास्टर जी और सीटू लियान वो दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं और उनके ऊपर अटैक करता है। वो सीधा आकर उनके ऊपर लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जबरदस्त फायर का धमाका होता है। सीटू लियान और यंग मास्टर जी दोनों जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाते हैं। मास्टर जी कहता है ये तो इननेट फायर है, इसका मतलब यह है कि इसका मंकी एक फायर किंग है। मंकी जब वहाँ पर गुस्से के साथ अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है तो हमारा शाओ से आवाज देते हुए कहता है 6 ईयर वापस आ जाओ, तुम्हें इनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। मंकी उसकी तरफ देखता और कहता है बॉस क्या हुआ, मुझे इनसे फाइट करने दो, इन्होंने तुम्हें जख्मी कर दिया। शाओ से कहता है नहीं, मुझे इन लोगों के साथ खुद ही फाइट करने दो, क्योंकि इन लोगों का किस्सा मुझे खत्म करना है। यंग मास्टर जी को जब पता चलता है कि वहाँ पर एक मंकी किंग है तो उसे पता चल जाता है कि वो इसको नहीं हरा पाएगा। वो लियान से कहता है लियान मुझे नहीं लगता है कि अब हम इस फाइट को जीत पाएंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। लियान उसे कह दिया अच्छा ठीक है फिर चलते हैं, और वो दोनों वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। जबकि हमारा शाओ चलाकर उनसे कहता है तुम लोग बस ऐसे ही यहाँ से जाने वाले हो, तुम लोग तो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे, तो क्या तुम लोग मुझे यहाँ पर बिना मारे ही जाने वाले हो? और साथ ही शाओ उन दोनों को चैलेंज करते हुए कहता है तुम दोनों एक साथ मेरे पर अटैक करने के लिए आ सकते हो, मैं भी तो देखूंगा तुम में कितना दम है। पीछे की तरफ घूमते हैं और उसे कहती है लड़के यहाँ पर अपनी किस्मत को ज्यादा मत आजमाओ, तुम्हारे पास एक मंकी है जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मार नहीं सकते, हम लोग फिर भी तुम्हें मार सकते हैं। हमारा शाओ उनसे कहता है तुम्हें मंकी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंकी को मैंने कह दिया है वो फाइट में इंटरवीन नहीं करेगा, अगर तुम लोग मुझे मार भी डालते हो तब भी मंकी बीच में नहीं आएगा। वो अपनी मंकी से कहता है तुम्हें इस फाइट में नहीं आना, और उसका मंकी से कहता है ठीक है बॉस। तो लियान जल्दी से अपनी तलवार निकालती है और हमारे जाओ से कहती है चलो फिर ठीक है आज फाइट करते हैं, हमारा झगड़ा आज यहीं पर खत्म हो जाएगा, अगर तुमने मुझे हरा दिया दोनों के दरमियान में जो झगड़ा है वो आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो फिर जाहिर सी बात है तुम मरोगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली जब तक मरते नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो सीटू लियान अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से भागती हुई
भी आगे बढ़ती है और जाओ के ऊपर अपनी तलवार से अटैक करती है, जबकि जाओ बड़े आराम से उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो लियान भी इस बात से काफी हैरान होती है। जाओ के इस अटैक को अवॉइड करने के बाद वो उसके बाजू को पकड़ता है, उसके बाजू से पकड़ने के बाद से आगे की तरफ धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लियान आगे की तरफ गिर जाती है। जबकि सेम उसी वक्त यंग मास्टर जी भी अपने फैन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। आगे बढ़ता है, हमारे जाओ के ऊपर अटैक करता है। जाओ अपने बाजू को सामने करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो सिर्फ एक ही बाजू के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उसके ऊपर भी अटैक करता है, जबकि यंग मास्टर जी जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो इन दोनों को भी पता चल जाता है कि जाओ के साथ फाइट करना इतना भी आसान नहीं है। वो दोनों इसके आगे पीछे खड़े होते हैं, जबकि जाओ दोनों के सेंटर में खड़ा होता है। तब पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।